हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आज एक आज है ना पढ़ाई-वढ़ाई की बात नहीं करने वाली। आज हमने बात करनी बात तो सही है, बट क्या बात सही है? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने काफ़ी इन दिनों बातें की हैं, काफ़ी कॉल्स की हैं, मतलब काफ़ी मैसेजेस आए हैं मेरे पास। खासकर उन बच्चों के जो 140 से ज़्यादा मार्क्स वाले थे, मैक्सिमम उनका था, "सर, क्या गलती की? पहली बार इतनी कट ऑफ आई है 140 से ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो 151 आएगी कट ऑफ तो हम क्या करेंगे?" है ना? अपने फ्यूचर को लेके बड़ा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर क्या एसएससी की तैयारी छोड़ दें? तो बात तो उनकी सही है। इसीलिए मैंने टाइटल भी रखा बात तो सही है। कि क्या दिल से निकाल दें कि एसएससी में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद क्यों नहीं मैं आज मेंस का पेपर दे पाया? आज मेंस का पेपर हो जाना खत्म, ठीक है? बट अभी भी एक बात चुभ रही है बहुत ज़्यादा कि क्या तैयारी कम थी? अगर एसएससी ने कट ऑफ निकाले तो देखो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स रहे होंगे। काफ़ी बच्चों ने इतना स्कोर किया होगा तो कट ऑफ गई है ना? कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स रहे होंगे। तो एज़ कंपेयर टू आप डिमोरलाइज़ हो जाएँ, तैयारी छोड़ दें, इससे बढ़िया है बात को समझिए कि ये बात तो सही है कि मैं 2 या 3 नंबर से रहा हूँ या 5 नंबर से भी तो मेरी तैयारी अच्छी है। बस मुझे थोड़ी-सी तैयारी और करनी है, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके लिए मैं अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाऊँ। समझ आई बात? और एक बात और, आप लोग हमेशा पता करते क्या हो? आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के पीछे भागते हो कि हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये करना है। भाई उसके साइमल्टेनियसली आप कुछ नहीं देखते, पता है आपको? आप उसके साइमल्टेनियसली कुछ नहीं देखते कि कौन-सा एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर मैंने एसएससी, सीजीएल की तैयारी की है, तो मैं और कौन से एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हूँ। मतलब एप्लीकेबल तो बहुत के लिए कि सिलेबस मिलता-जुलता किससे है कि 5-10% भी ऊपर-नीचे अगर सिलेबस हो, तो मैं उसे कवर कर लूँगा या कर लूँगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी अब। क्योंकि धोखा खाए बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे हैं, जो सिर्फ़ इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि भैया मुझे सीजीएल करना है, ठीक है? 1000 के करीब 10,000 के करीब पोस्टें आती हैं। पिछली बारी थोड़ी ज़्यादा आई थी अदरवाइज़ कितना 8-10 हज़ार पोस्टें आपके कई बार तो इससे भी कम थी। पेपर देने वाले इतने लाखों बच्चे हैं, तो बाकी कहाँ जाएँगे? साइमल्टेनियसली थोड़ा-सा सर्च आउट कीजिए। ये बात सही है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को मिलना चाहिए मौका आप करो, किसने मना किया? बट मैं उस बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, जो एक एम बना के चला हुआ बट वो अपना प्लान बी नहीं चलता। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ना मेरा प्लान बी होना चाहिए मेरा। जो बच्चे ज़्यादा डिमोरलाइज़ हुए वो किस लिए हुए? क्योंकि उनको उनका कोई प्लान बी था ही नहीं। उनको ये था करना है तो यही करना है बस। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। सोचो कि इसके साथ क्या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है? सोचिए। प्लान बी हैज़ टू बी देयर कि क्या अगर मेरा नहीं हुआ मैं सीएचएसएल के लिए एप्लीकेबल हूँ, उसकी तैयारी ऐसे ही कर सकता हूँ। काफ़ी बच्चे होंगे जो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो वो क्यों नहीं देते भाई सीएचएसएल? कम से कम एक जॉब तो सिक्योर होगी आपके पास। सोच के देखिए। सीएचएसएल में अच्छी-अच्छी पोस्टें हैं। अगर आप अच्छे रैंकर हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, बढ़िया और नौकरी मिल सकती है। तो आप लोग ये क्यों सोच के चलते हो? मुझे तो ना एक यही बात समझ नहीं आती कि प्लान बी क्यों नहीं रखते? चाहे वो आपका किसी स्टेट का अच्छी पोस्ट के लिए पेपर हो सकता है, ठीक है? या और कुछ भी हो सकता है, समझिए मेरी बात। अब अगर जैसे मैं आपसे एक छोटी-सी डिस्कशन करूँ एसएससी 2024 की बात करते हैं, 23 के ऑलमोस्ट हमारे पास पेपर चल रहे हैं अभी, है ना? मेंस खत्म होने वाला है। तो आपके पास सीएचएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस ये 4 मेरे पास पोस्टें निकलती है ना बेसिकली। उसके बाद जीडी वगैरह वो तो चलो अपने चलते ही रहते हैं, क्लियर? सबसे जो बड़ी आपको पोस्टें मिलती है वो किसमें मिलती हैं? वो आपको सीजीएल में मिलती है। उसके बाद किसका नंबर आता है? बेसिकली फोर्सेस का नंबर आता है उसके बाद। बट अगर आप पुलिस वगैरह में, आर्मी वगैरह में या फोर्सेस में नहीं जाना चाहते तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है फिर? सीएचएसएल। देन
जो 10वीं वालों के लिए हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, बिल्कुल बच्चे मेरे छोटे प्यारे-प्यारे, उनके लिए एमटीएस। बट क्या इनको छोड़ के भी कुछ है? बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो निकलते हैं जिनका एसएससी के जैसा सिलेबस होता है। बहुत सारे क्लेरिकल के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, कईयों में टाइपिंग कंपल्सन होता है, कुछ होता है। उनकी भी डिस्कशन चर्चा एक दिन मैं करूँगा। बट मैं सिर्फ़ आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप साइमल्टेनियसली ये सर्च आउट करना शुरू करो कि अगर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ साथ में या कर रही हूँ, तो इसके साथ में कौन-कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, दे सकती हूँ। ठीक है? अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाएँगे तो टोटली आपको डिफरेंट चीज़ मिलेगी। ठीक है? अब सीईटी भी आ रहा है, तो अब देखते हैं सीईटी के बाद क्या कुछ चेंज होगा। समझ आया कि बात? बिकॉज़ अगर आप इसमें इतना अच्छे लेवल का जीएस, जीके पढ़ रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप और किसी पोस्ट के लिए भी जाएँ। समझ आ गई बात? तो ये तो बात सही है। दूसरी बात क्या हो सकती है इसमें? आपको हमेशा ना पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? ये बात तो सही है कि आपको देखना पड़ेगा कि और किसी पोस्ट के लिए भी हूँ मैं, कि अगर बाय चांस यहाँ पे 1% सिलेक्शन नहीं भी होता, तो वहाँ पे मैं अपनी सीट सिक्योर कर लूँ और अच्छी बढ़िया जगह बैठूँ, ठीक है? क्योंकि सीजीएल में भी पोस्टिंग शुरू में होम टाउन में तो आने वाले दूर-दूर ही आएगी, जहाँ तक लग रहा है, बेसिकली जो पता चलता है, ठीक है? तो कहीं भी आप देखिए, आप कुछ अपने स्टेट की नौकरी को टारगेट कर सकते हैं साथ के साथ, या कुछ कर सकते हैं जहाँ पे सिलेबस आपका ज़्यादा डिफर ना करे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने तैयारी शुरू कर ली और जो दूसरी तैयारी छेड़ी, वो टोटली डिफरेंट स्टेट जीके तो देखो आएगी, आएगी डेफिनिटली। चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ, वहाँ पे हरियाणा जीके की, पंजाब की बात करूँ, पंजाब जीके आ गई, किसी और स्टेट की बात करूँगा तो आ गई। बट आपके पास जो जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का सेक्शन रहता है ना, वो बिल्कुल, बिल्कुल सेम रहता है। जैसे मैं चंडीगढ़ क्लर्क का एग्ज़ाम आता है, उसकी बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सीजीएल वाले सारा सिलेबस होता है, ठीक है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। बहुत कम है जो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइपिंग अब यहाँ पे तो है ही है ना, यहाँ पे तो क्वालीफाई करना है, बट आपको टाइपिंग करते रहना है, बिकॉज़ बहुत सारी अच्छी ऐसी पोस्ट निकलती हैं, जहाँ पे आपके पास एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइपिंग को तो डेली रूटीन में अपने बना लो, समझ आई बात? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि टाइपिंग को डेली रूटीन का अपना पार्ट बनाओ कि 15-20 मिनट बैठे और करना शुरू कर दो। डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, कि उसको डेली की अपनी हैबिट बना लो कि 15-20 मिनट आपने कंप्यूटर पे लगाने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगा। पहले पहले वर्ड्स पे कमांड बनाइए। उसके बाद एक अच्छा जब आपका बन जाए, आपको पता चल रहा है, फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करिए, दैट्स इट। ऑनलाइन बड़ी सारी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा सर्च आउट करेंगे तो। ठीक है, नहीं सामने न्यूज़पेपर रखिए, तो देखिए, तो पैराग्राफ हो सकता है, अच्छा कुछ भी हो सकता है, क्लियर? तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। साथ में तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, जब तक आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, आप 100 क्वेश्चन कर नहीं सकते। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास 75% से ज़्यादा की कट ऑफ जा रही है, तो डेफिनिटली पेपर के टेम्परेचर हैज़ टू बी 85 प्लस मिनिमम, मिनिमम 85 प्लस होनी चाहिए, कि अगर 2-4 क्वेश्चन की गड़बड़ हो भी गई तो एटलीस्ट हम नदियाँ पार तो कर लें। ऐसा ना हो ना कि बीच में लटके, जैसे इस बार बड़े सारे बच्चों के साथ हुआ। तो आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको लगता है एजुकेशन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से किसी भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट आप रीडिंग हैबिट जनरेट कीजिए। जैसे टाइपिंग की बात की मैंने, टाइपिंग अब डेली शुरू कर लो, रीडिंग हैबिट भी अपनी एक, आप नॉवल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ठीक है, आपको डेली के करंट अफेयर्स भी पता चल जाएँगी। शुरू में इंटरेस्ट जगाने के लिए आप नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी-सी, जो जिसमें ज़्यादा वोकैब्युलरी ना यूज़ हो, कि आपको एक्चुअली हैबिट बने पहले। जब तक आपको हैबिट नहीं बनेगी, एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि हम अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज़ बड़े सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो इंग्लिश की वजह से मार खा रहे हैं आज के टाइम में। बिना इंग्लिश के आप कर नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे, 1-2 नहीं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के मेरे अभ्यर्थी हैं, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, जो बड़ी सारी दिक्कतें फेस करते हैं कि वर्ड्स को पढ़ना, उनका फिर वोकैब्युलरी, क्योंकि डे बाय डे की इम्प्रूवमेंट है। मैं अगर एक चीज़ कहूँ ना, ये 1 दिन में नहीं हो सकता, ये इसको टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, 2, 4, 5, 6 महीने लगेंगे। बट एक बार आपकी स्पीड बनी, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी वोकैब्युलरी भी डे बाय डे अपने आप स्ट्रॉन्ग होएगी। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा, वो लिख सकते हैं आप। तो अब जो गलती की, प्लीज़ वो गलती मत कीजिए, बिकॉज़ मुझे पता है हौसला टूटा हुआ है, बट सही बात यही है कि छोड़ के कुछ नहीं मिलना, रास्ता तय आपको करना है। रास्ता तय आपको ही करना है, मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ बता सकता हूँ कि ये है। एक टीचर क्या कर सकता है? आपको एक मेथड बता सकता है कि भैया इस राह पे चलिए, आपको मंज़िल मिलेगी। मैं आज वही बताने आया हूँ, क्योंकि जो मैंने बात बोली, बात तो सही है। यही तो बात है जो आप समझने लायक है।
ये एक तो प्लान बी अपना साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी अपनी जो रखनी है रखो, प्लान बी हैज़ टू बी देयर। प्लान बी आपको रखना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बने। समझ आ गई बात? अल्टीमेटली करना मुझे सीजीएल, सीपीयू और सीएचएसएल, एमटेक जो करना है करिए, बट आप ये देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं ताकि आपके पास प्लान बी हो पूरे साल की वेट करने के बजाय। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, साथ में सीजीएल की तैयारी चल रही है, साथ में अपना प्लान बी जो चल रहा है, क्योंकि सीजीएल की ऐसा कोई एग्जाम टारगेट करना ना जिसकी तैयारी सीजीएल के साथ ही हो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, तो एक तीर से दो शिकार वाली बात होगी। समझो इस बात को, क्योंकि आपको झटका कब लगता है, आपको कब झटका लगता है? जब आप ये चीज़ नहीं करते। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, नॉट सेइंग कि सीजीएल हाथ में नहीं है, बहुत है भैया, सीजीएल करो, मैं कह रहा हूँ बहुत ईज़ी है करना, ठीक है? बहुत बार क्वालीफाई किया, बड़े अच्छे-अच्छे मार्क्स लिए, बट जब अब मैं देखता हूँ कट ऑफ को, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी है। एक्चुअली इतनी कट ऑफ गई, क्या रीज़न था इसका कि इन्होंने सिर्फ 8.4 टाइम्स बच्चे लिए, जबकि पहले 10 से 15 टाइम्स लिए जाते थे। इस बार क्या कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं पता कि इस बार उन्होंने एक सीट पे 8.4, 8.5 के टाइम्स स्टूडेंट्स लिए। वो 10 भी हो सकता था, वो 11-12 कुछ भी हो सकता था कि और बच्चों को मौका मिलता। क्योंकि 140 से ज़्यादा वाले जो स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से 135 से भी ज़्यादा वाले, उनको मौका मिलना चाहिए कि यार मेंस में बैठिए, देन यू हैव टू परफॉर्म। वहाँ पे पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी बात में रह गए। क्लियर? तो आपको होपफुली पसंद आया होगा, आपको थोड़ा माइंड खुला होगा कि तैयारी का एक्चुअली में मोड क्या होता है। एक्चुअली में तैयारी हम करते कैसे हैं। साइमल्टेनियसली आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा अपने लिए। क्लियर? तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ बाकी बच्चों को भी बताइए, क्योंकि बात तो सही है। जो मैंने एक बात बताई वो बिल्कुल सही है। और प्लीज़ डू कमेंट, आपको क्या लगता है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्लीज़ इस पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।